सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। चंचल जी आपको भी हमारा नमस्कार। नमस्कार ममता जी, आपको हमारे सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा का नमस्कार। कैसी हैं आप? एकदम बढ़िया। बढ़िया के अलावा बड़ी खिली खिली सी, उड़ी उड़ी सी, खुश खुश नजर आ रही हैं। हाँ, खिली खिली खुश खुश तो आप भी नजर आ रही हैं। हम तो आप कारण बता देते हैं क्योंकि कोई बात मन में नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई पूछे तो बात साझा कर देना चाहिए, चाहे वो सार्वजनिक हो या कोई तकलीफ वाली बात हो। खैर ये तो खुशी की बात है जो आपने पूछा। हम दरअसल समंदर की ओर गए थे। समंदर के किनारे जाओ तो मन वैसे ही खिल जाता है क्योंकि पानी में छापक छैया खेलने को मिलता है, लहरों के साथ ऊंची ऊंची लहरें उठती, लेकिन एक दर्शन भी आता है मन में कि ये लहरें उठती हैं ऊपर ऊंचाई की ओर, गिरती हैं, उठती हैं, गिरती हैं। लेकिन हम जाते हैं वहां मौज मस्ती करते हैं छापक जाने के स्थानों पर ऐसे। तो 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में याद किया जाता है और आज 9 तारीख है, कल 8 थी। तो कम से कम उस दिन तो हमें इस बात का ख्याल रख लेना चाहिए। और समुद्र तो ऐसा है कि कचरा ले तो लेता है लेकिन वापस भी करता है। और जब भरी बारिश होती है ना तो भरी बरसात में समुद्र सारा कचरा ले आके किनारे पर छोड़ देता है और फिर कचरों का ढूहा बन जाता है। तो इसलिए भाई जब भी समंदर में, नदियों में जाएं तो अपने निशान न छोड़ें। वहां पर ये सोच रहे हैं कि अरे ये तो लहर आएगी बहा के ले जाएगी, वहां पे पॉलीथीन और ये वो गंदगी छोड़ देते हैं। तो जब आप समंदर के अंदर लहरों में खेलने जाते हैं तो पैरों में वही कचरा आपके अटक जाता है। ममता जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये जो जगह है ये हमें तो खुशी देती ही है, लेकिन समंदर में, नदियों में बहुत सारे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, ये भी रहती हैं। कहीं ना कहीं ये जो गंदगी जो हम छोड़ आते हैं या जो गलत अवशेष वहां रह जाते हैं ये उन्हें भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। समुद्री जीव हमारे कितने ही काम आते हैं। चंचल जी आपने हमसे पूछा था कि खिली खिली क्यों नजर आ रहे हैं, तो दरअसल एक खुशी हमें और मिलती है जब हम रेडियो के साथ बैठते हैं। रेडियो से अपना नाता ऐसा है कि जैसे एक परिवार के सदस्य का, कोई दादी, नानी या चाची जैसे किस्से कहानियां सुनाती है, इसी तरह से लगता है कि रेडियो आकाशवाणी। और आकाशवाणी के 90 बरस पूरे हो रहे हैं। 8 जून कल ही स्थापना दिवस के रूप में हमने मनाया, तो आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और जैसे कि आपने कहा ना, मन की बातें होती हैं वो बता देनी चाहिए, चाहे वो खुशी की हो या दुख की हो। और अगर बात मन में रह गई, हम ना बता पाए, तो कई बार वो बात हमें मन में कहीं ना कहीं सालने लगती है। कुछ बातें तो हमें खुशी देती हैं, कुछ बातें हमें मन में जब रह जाती हैं ना तो वो दर्द बन के चुभती रहती हैं। तो सही समय पर सही बात कह देनी चाहिए और मन को हल्का कर लेना चाहिए। तो ये तो आप कह रही हैं, हम कह रहे हैं, लेकिन हमारे सखी और सखा क्या कहते हैं हमें जानना है। उनके जब टिप्पणी आएगी विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर उन्हें साझा करनी है अपने मन की बात कि उनके मन में क्या है, कौन सी बात उन्होंने दबा के रखी, कौन सी बात साझा कर दी, और कौन सी बात जो दबा कर रखी तो उससे उन्हें बहुत तकलीफ हुई। और कभी कभी ज्यादा दिल की बातें दिल में हम दबा के रखते हैं ना तो बीमारी का रूप ले लेती है। तो इसलिए दिल की बात कभी आप अंदर छुपा के मत रखिए, साझा कर दीजिए। और जब हम विषय बता ही रहे हैं अपने सुनने वालों को तो बता दें, सोमवार का दिन है। खेल से जुड़े जो खिलाड़ी हैं, खासतौर पर महिला खिलाड़ी, उनकी यहाँ बात होती है। तो आज होगी एक महिला खिलाड़ी की बात जो खेलती हैं कैरम। तो रश्मि कुमारी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता में हमारा क्या योगदान है, इस बारे में श्रोता टिप्पणियां लिखें। और हमने विषय बता ही दिया, जनवाणी आकाशवाणी, ये है विषय। मेरी बात रही मेरे मन में, सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता में हमारा योगदान, सखी विशेष के अंतर्गत रश्मि कुमारी की चर्चा। चंचल जी कहाँ गुम है, क्या सोच रही हैं? बस मुझे याद आ रहा था कल का दिन जब आकाशवाणी की स्थापना हुई थी, यानी कि 8 जून का दिन। और 8 जून को ही भारतीय रेडियो सेवा को ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया था। और देश में रेडियो का जो सफर शुरू हुआ वो 23 जुलाई को 1927 को शुरू हुआ था। और दरअसल हम रेडियो के बारे में जो जानकारी दे रहे हैं, इससे पहले बहुत सारे श्रोता टिप्पणियां भी कर रहे हैं, बहुत सारे श्रोता ये बात लिख रहे हैं कि आकाशवाणी ऐसे लगता है हम सब के परिवार का सदस्य है, ये हम सब के दिल की एक ही बात है। और आकाशवाणी एक समय था जब हम रेडियो से सब कुछ जानकारी बटोरते थे, रेडियो से ही सुन सुनकर बहुत सारी चीजें लिखा करते थे, रेडियो के कार्यक्रमों से सीखा करते थे। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि रेडियो
रेडियो आकाशवाणी हमारे लिए पाठशाला की तरह है। और जैसा भी आपने बताया कि 23 जुलाई 1927 के दिन ये जो सुनहरी यात्रा की रेडियो की जो आगाज़ हुआ, तो उसमें केवल 2 निजी ट्रांसमीटरों की शुरुआत हुई थी, जो एक मुंबई में था और एक कोलकाता में था। इसके बाद साल 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और इसका नाम भारतीय प्रसारण सेवा था, यानी कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन रखा गया था। बाद में मैसूर रियासत ने जब अपना रेडियो स्टेशन शुरू किया तो पुरानों से उन्होंने नाम चुना था आकाशवाणी और ये नाम रखा गया था। और आकाशवाणी शब्द का इस्तेमाल रेडियो के संदर्भ में 1936 में किया गया था और इसका आदर्श वाक्य रखा गया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जो अनेक लोगों के लाभ और अनेक लोगों के लिए खुशी के लिए रखा गया। और ऑल इंडिया रेडियो की घरेलू सेवा में देश भर में तकरीबन बहुत सारे स्टेशन शामिल हो गए। शुरुआत तो बहुत इनिशियल स्टेज पर हुई थी, जैसे 420 स्टेशन, लेकिन उसके बाद बहुत सारे स्टेशन इसमें जुड़ते गए और एफएम स्टेशन भी बहुत सारे जुड़ गए। और अब इतना बड़ा परिवार है कि हम उसे अगर नाम गिराने चलेंगे तो वक्त कम पड़ेगा। और ये एक बात और यहाँ पर बता दें कि आकाशवाणी रेडियो अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं उपलब्ध है, बल्कि मोबाइल एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध है। और न्यूज ऑन AIR टाइप करके आप अपने मोबाइल में रेडियो का कोई भी चैनल सुन सकते हैं। जैसे जैसे इसका विस्तार हो रहा था तो बहुत सारी भाषाएं भी इसके साथ में जुड़ती गई, अलग अलग बोलियां जुड़ती गई, तो बहुत सारी भाषाओं में, अलग अलग बोलियों में अलग अलग प्रसारण किए जाते हैं। और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तब केवल रेडियो नेटवर्क में 6 स्टेशन ही थे, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ, तिरुचिरापल्ली, ऐसे करके। लेकिन जब प्रतिस्पर्धा की ज़रूरत पड़ी कि कोई स्टेशन से हमें प्रतिस्पर्धा करनी थी, उस वक्त 3 अक्टूबर 1957 के दिन विविध भारती की शुरुआत भी की गई थी। और विविध भारती के बारे में हमारे श्रोता जानते ही हैं। और विविध भारती के श्रोता जानते हैं विविध भारती से किस कदर जुड़ाव है, ये हमें बताने की, कहने की भला कहाँ ज़रूरत है। और विविध भारती को एक मनोरंजक चैनल के रूप में इसको लॉन्च किया गया था। बिल्कुल, इस पर समाचार, फिल्म संगीत, लघु नाटक, संगीत, हास्य कार्यक्रम, सभी तरह की जानकारियों के कार्यक्रम भी और मनोरंजन वाले कार्यक्रम भी यहाँ पर हमारे श्रोता सुन सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य सेवाएं हैं, प्राथमिक चैनल भी हैं, राष्ट्रीय चैनल हैं, क्षेत्रीय सेवाएं हैं और एफएम के जरिए तो ये मोबाइल ऐप पर तो आप सुन ही सकते हैं। तो कह सकते हैं कि आकाशवाणी भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक प्रसारक है और बहुत सारे, यानी कि बिलियन मिलियन तक लोगों में पहुंच गया है, जो शिक्षा भी देता है, लोगों को मनोरंजन भी प्रदान करता है और जागरूक भी करता है समय समय पर। तो ये बड़ी बात है। और 8 जून को जन्मदिन मनाया, तो हम भी जन्मदिन मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, मुबारक सालगिरह। तो ये सबकी ओर से ये बात है। और हमारी एक श्रोता ने टिप्पणी भेजी है, लिखा है, हमारी एक सखी हैं, रेडियो साज है जीवन का, रेडियो से ही जीवन में झनकार है, मंजिल कोई भी हो हम सबकी कदमों को रेडियो ने ही दी रफ्तार, मनोरंजन और ज्ञान के गुलशन की रेडियो ही है पहली बहार, साथी है रेडियो बचपन का बुढ़ापे तक का सच्चा प्यार, भागदौड़ भरे जीवन में रेडियो प्यार सा घर द्वार, सीमाओं के प्रहरियों का रेडियो ही है सच्चा प्यार, धूप भरी दोपहरी में रेडियो है रिमझिम सी फुहार, हरे भरे लहलहाते खेतों में रेडियो किसानों की मल्हार, उबड़ खाबड़ व्यावसायिकता में रेडियो है सुकून की चादर, रेडियो की सभी सुरीली आवाज़ों को मेरा तहे दिल से नमस्कार, रेडियो का कोई देश कोई धर्म नहीं, रेडियो का सफ़र हर सीमा के पार, रेडियो मेरा सुख दुख का साथी है, रेडियो मेरा प्यार। क्या बात है, बड़ा सुंदर संदेश है, बिल्कुल कविता के रूप में इन्होंने अपना संदेश भेजा है। तो हमारी ये जो सखी हैं, इन्हें हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं इस सालगिरह पर। और कई बार रेडियो पर जब हम कोई जानकारी सुन रहे होते हैं, कोई चर्चा सुन रहे हैं, कोई गीत सुन रहे हैं, तो लगता है ये हमारे ही तो मन की बात है। हमारे मन की बात जैसे कई बार रेडियो के जरिए हमें कहने या सुनने का मौका मिल जाता है और वो बातें जो हमारे मन में रह जाती हैं, उनका दर्द मन में एक गहरी छाप छोड़ देता है। और ये दर्द अक्सर खुद को अकेला महसूस करने या किसी बात को व्यक्त ना कर पाने के कारण भी होता है, ममता जी। और ये दर्द भावनात्मक और मानसिक दोनों ही रूप से हमें
समय समय पर प्रभावित भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और कई बार कहा जाता है कि मन में अगर कोई बात बहुत लंबे समय तक साल रही है कोई बात, तो उसको बाहर कर देना चाहिए, वरना वो तकलीफ का रूप ले लेती है और बीमारी का रूप ले लेती है। ये कहा भी जाता है कि भाई दिल खोल लेते तो आपको डॉक्टर के सामने आपको दिल नहीं खोलना पड़ता, मतलब ऑपरेशन की नौबत नहीं आती है। और एक श्रोता ने हमारी सखी ने लिखा है कि मन चाहता है कि कुछ भी ऐसा ना हो इस दुनिया में जिसकी बारीकियों को वो जानता ना हो। कहीं भी कुछ ऐसा ना हो इस धरा पर जो मन की पहुंच से दूर हो। सदियों से इंसान का मन एक पहेली सा रहा है। जब मन विह्वल होता है तो धड़कनें तेज हो जाती हैं। संसार भर के चित्रकार, कवि और रचनात्मक सर्जना में रत लोग इसी मन के धनी हैं। उनके मन में अनेक बिंब हैं, अनेक कल्पनाएं हैं जिन्हें वे कागज पर उतारकर हर्षित होते हैं। समुद्र की अनगिनत लहरों की तरह मन की भी अनेक लहरें हैं जो हमेशा हिलोरें लेती रहती हैं। शब्दकोश में इस बहुरूपीय मन को अनेक उपमा दी गई। संसार का सबसे बड़ा कलाकार है हमारा मन। अभी यहाँ तो दूसरे पल न जाने कहाँ विचरता रहता है। बिल्कुल, बोलते हुए मतलब बातें करते हुए भी हमारा मन कई बार कहीं और भी सैर कर रहा होता है। तो ये मन की बातें बड़ी अजीब हैं। और ममता जी, कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिसे हम चाहकर भी किसी के साथ में व्यक्त नहीं कर पाते हैं और मन के किसी कोने में उस बात को दबा देते हैं, छुपा देते हैं। और ये बात किसी भी तरह की हो सकती है। किसी से हमारी नाराज़गी हो सकती है, कोई हमारा रहस्य हो सकता है, कोई राज की बात, या कोई ऐसी भावनात्मक चोट हमें पहुंची हो जिसे हम किसी से कह नहीं पाए हैं। और दर्द वो ऐसी भावना होती है जो व्यक्ति को अंदर से खाली और उदास महसूस करवाती रहती है। इतनी सारी शारीरिक और मानसिक समस्याएं भी हमें ये देता रहता है। तो जब भी कोई बात मन में रह जाती है तो व्यक्ति खुद को बहुत अकेला और असहाय सा महसूस करता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी भावनाओं को तो कोई समझ ही नहीं रहा है, या उस व्यक्ति के दर्द को भावनात्मक रूप से वो इतना कमजोर बनाता जाता है कि मानसिक रूप से आगे चलकर बहुत परेशान करता है। तो बस हम अपने श्रोताओं से यही कह रहे हैं कि कौन सी वो बात है जो आपके दिल में रह गई और आपको आज भी पछतावा है कि काश हम ये बात हम अपने परिवार वालों से, रिश्तेदारों से साझा कर लेते। कई बार हम किसी का मन टटोलते नहीं है कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। खास तौर से जो घर में टीनेज बच्चे होते हैं उनके भीतर हम झांक के नहीं देखना चाहते हैं। पढ़ाई का बोझ उन पर होता है और उन पर हम सिर्फ पढ़ाई का, शिक्षा का बोझ डालते रहते हैं कि पढ़ो पढ़ो, परसेंटेज तुम्हारे इतने आने चाहिए। अगर तुम्हारे इतने अच्छे परसेंटेज नहीं आए तो कल को तुम्हारा अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं होगा। लेकिन कभी हम टटोलते नहीं कि उनके भीतर क्या चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को लेकर, या किसी उसके दोस्त को लेकर, टीचर को लेकर उनके मन में कोई व्यथा चल रही है जो हम नहीं जान पाते हैं। तो ये मन को टटोलना बहुत जरूरी है, सिर्फ कहना ही नहीं, टटोलना। टीनेज बच्चे होते हैं, उनका तो ऐसा कुछ घट जाता है जो वो किसी के साथ साझा नहीं कर पा रहे होते हैं, या अपने दोस्तों के अपने ही कुछ ऐसे रहस्य, राज, कुछ उनको भावनात्मक चोट पहुंची है, उनको भी वो अपने भीतर छुपाए घूमते रहते हैं। उन्हें लगता है कि ये हमारे हम उम्र नहीं है, माता पिता या कोई दादा दादी, तो उनके साथ हम शेयर कैसे करें इन बातों को। और जो उनके हम उम्र है उन्हें लगता है कि ये हमारी बात को समझेंगे नहीं, हो सकता है हम उपहास के पात्र बन जाए उनके बीच में। इसलिए भी वो बातें मन में रखे रहते हैं और ये बातें उनको तकलीफ। मेरी बात रही मेरे मन में, और ऐसा ना हो कि आपकी बात आपके मन में रह जाए और उलझन बन के आगे चल के आपको सुलझाना पड़े। तो इसलिए मन की बात को खोल देना। मैं अनिल शर्मा भारत के इन गौरवान्वित लम्हों पर आप सबको बधाई देता हूं। हाल ही के दिनों में ऑपरेशन सिंदूर में भारत की 3 सेनाओं, थल सेना, वायु सेना और नौसेना ने असाधारण पराक्रम का प्रदर्शन किया है। पहलगाम के निहत्थे नागरिकों पर हुए कायराना हमले का यह सशक्त जवाब था। आइए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों को बधाई दें, उनके शौर्य, निष्ठा और समर्पण को सलाम करें। आप सबको, पूरे भारतवर्ष को बहुत सारी बधाई, विजय की बहुत सारी बधाई। जाने माने फिल्म निर्देशक अनिल शर्मा का ये था संदेश।
ममता जी, हमारे मन में बहुत कुछ होता है कई बार बोलने को, फिर भी हम चुप रहना चुन लेते हैं। तो अभी क्या कुछ बोलना चाह रही थी आप हमसे और चुप रह गई, ये कह के रह गई कि हम अभी बोलते हैं और तब तक नहीं, ये माइक ऑन हो गया। हम सबके मन की बात कह रहे हैं कि मतलब होता तो बहुत सारा है बोलने को, फिर भी हम चुप रहना चुन और लेते कई हैं। बार क्या होता है, कोई गुस्से वाली बात भी आती है मन में, हाँ। और देख के लगता है कि अब कुछ इनके बारे में हम कहें, लेकिन फिर सोचते हैं चलो जाने दो, कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में हम कह दें और झगड़ा ना हो जाए। हाँ, ये भी होता है। बिल्कुल, कई बार नाराजगी होती है, गुस्सा होता है, उसे भी हम मन में रख लेते हैं। वैसे आपके मन में कोई नाराजगी होगी तो 4 बजे फिर कह दीजिएगा हमसे। नहीं, मेरे मन में फिलहाल कोई नाराजगी नहीं, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा अपनापन है आपके लिए। बिल्कुल। और लेकिन अगर नाराजगी है, गुस्सा है और हम ना कहें तो महीनों सालों अगर वो दबी पड़ी है हमारे मन के भीतर, तो कहीं ना कहीं वो शूल की तरह चुभती रहेगी और ये एक गंभीर और कभी कभी आक्रामक भी हो जाती हो वो बात। खैर, आप कुछ कह रही थी। तो मैं ये बता रही थी कि अगर ऐसी कोई बात है तो मन का दर्द अगर आपको कम करना है तो जरूर उस बात को किसी से कह दीजिए, व्यक्त कर दीजिए। अगर आप कह नहीं पा रहे हैं तो कहीं लिख लीजिए उस मन की बात को, डायरी में, कहीं कागज पे। ये भी डर होता है कि लिखा हुआ कोई ना पढ़ ले, तो लिखने के बाद कैसे कहते हैं कि आपने वो बात व्यक्त कर दी, चाहे तो उसको बाद में आप उस कागज को भी नष्ट कर दीजिए, लेकिन एक बार वो बात मन में से बाहर कागज के जरिए, कलम के जरिए भी निकल गई तो भी आपका मन जो है कहीं ना कहीं वो हल्का हो जाएगा। देखिए चंचल जी, मैं तो अपने मन की बात अपनी बहनों से शेयर करती हूँ। मैं नहीं, ये हमारी एक श्रोता की टिप्पणी है। इन्होंने लिखा है कि मैं तो अपने मन की बात अपने बहनों से शेयर करती हूँ, पर उनसे भी ज्यादा मेरी दिन भर भगवान से बातचीत चलती रहती है और ज्यादा समय में मैं उनके साथ ही शेयर करती हूँ अपने मन की बात। लेकिन मुझे कुछ पहचानने वाले लोग अपने सीक्रेट बताते हैं जो मैं हमेशा सीक्रेट रखती हूँ, किसी और से उनका सीक्रेट शेयर नहीं करती हूँ। आप ये बताइए कि अगर आपसे कोई सीक्रेट शेयर करता है तो आप क्या करती हैं? मैं, अगर उसने बहुत विश्वास रख के अपनी बात मुझ तक पहुंचाई है तो मेरी भी कोशिश रहती है कि वो मेरे अंदर ही जज्ब हो जाए, कहीं बाहर ना निकले, क्योंकि इससे सामने वाले का भरोसा भी टूटता है और वो बात अगर ऐसी है कि किसी और तक पहुंची तो वो शायद हास्य उपहास बनाकर उस बात का बहुत गलत फायदा उठा और उसका भरोसा भी तो टूटता है जी। अब हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि जी हाँ, बहुत अच्छी बात है, मेरे बात मेरे मन में रह जाए, क्योंकि वही बात मेरे लिए जो हितकर हो सकती है किंतु किसी अन्य के लिए दुखदायी भी हो सकती है, और ऐसे में ये बात अगर उसके सामने न खोलकर मन में ही रखते हुए गीत गाकर आनंदित रहें कि होठों पे ऐसी बात दबा के चली आए, तो लेकिन ध्यान रहे कि जब हम गीत गाएं तो ऐसा ना हो कि किसी को चोट पहुंचे, बुरा लगे। कुछ इस तरह की बात इन्होंने लिखी है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि रही मन मन की व्यथा मन ही रखो गोए। संत रहीमदास जी ने मन के दुख के लिए कहा है कि वो उसे किसी से ना कहिए, लेकिन सच में कुछ बातें ऐसी होती हैं या उलझन भरी जिनको कहा जाए, उहापोह में समय निकल जाता है और बाद में महसूस होता है कि ये बात हमें कह देनी चाहिए थी जो मन में नासूर बन रही है। आखिर में वही बात होती है कि अब पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत, पग पग मन मोरा ठोकर खाए चांद सूरज भी राह ना दिखाए। ये हमारे एक श्रोता ने, सखी ने लिखकर भेजी। और अक्सर हम कहते हैं अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, तो समय निकल जाने से अगर अपने मन की बात आपने कही तो फिर कई बार देर भी हो जाती है, तो देर न करें। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी बात मेरे मन में रही कि जीवन को जीने की एक नई राह खोजने की। मैंने देखा जीवन में कई रंग हैं और हर रंग की अपनी एक कहानी है। मेरे मन में एक इच्छा जागी जीवन को पूरी तरह से जीने की। मैंने सीखा जीवन का उद्देश्य अपने आप में है और हर पल को जीने में ही सच्ची खुशी। और एक श्रोता बहुत छोटी सी बात लिख रहे हैं, लिखा है कि हम उनका हाल भी नहीं पूछ सके, हम उन्हें खुशहाल देखकर, ये बात उनके भी मन में रह गई, हमें बेहाल देखकर, दोनों के मन की बात दिल में ही रह गई। क्या बात है। इसी तरह से हमारे श्रोता का संदेश है कि अगर माँ कहती है कि मन की बात को जल्दी बयां कर देना ही एक अच्छे इंसान की पहचान है, तो वो अपनी तकलीफ़ों का कारण नहीं बनती हैं, और अगर कोई गलती है तो उसे तुरंत ही किसी को बताना चाहिए, तो इससे मन हल्का हो जाता है। और आजकल के युवा बच्चे बहुत सारी बातें, परेशानियां अपने मन में रखते हैं जिससे वो अन्य परेशानियों का भी शिकार बन जाते हैं, तो वे अपने माता पिता से अपने मन की बात ज़रूर कहें और खुश रहें। और एक श्रोता की टिप्पणी ये लिखा है कि बहुत मौके ऐसे आते हैं जब हम उस समय कही जाने वाली बातों को कहने से चूक जाते हैं तो पछतावा होता है। कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं कि हमारे मन को कुछ बोलने का मन था लेकिन हमें मौका ही नहीं मिला और हम कुंठित महसूस करते हैं। ये हमारे अवसाद का कारण बनता है।
है। परिवार में अक्सर महिलाएं इस मामले में घुटती रहती हैं। उन्हें डांट दिया जाता है, जिसका परिणाम होता है कि बगावत कर वो पूरे घर को एक दिन सिर पर उठा लेती हैं और अलग विलग होकर किसी शत्रु से भी समझौता कर बड़े भयंकर मुकाम पर पहुंचा देती हैं। कई बार इसका उलट भी होता है कि वो महिलाएं टूट कर बिखर जाती हैं, बीमारी का शिकार हो जाती हैं। कई बार आत्महत्या तक की नौबत आ जाती है, वो सुसाइड करने की ओर उनकी राह मुड़ जाती है। तो जब घर परिवार में कोई बात अपने बड़े सच्चे मन से कोई बात कहे, चाहे सिर्फ वो अपनी परेशानी या कोई समस्या न कहे, बल्कि यूं ही कोई हंसी मजाक में भी कोई बात कह दे, तो उसको बुरा न मान के बल्कि आगे बढ़ जाना चाहिए कि हाँ ठीक है, हमारे घर के सदस्य हैं। लेकिन उस बात को अगर तूल दिया जाए कि तुमने ये बात क्यों कही, तुम्हें ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, तो वहां पे उसका थोड़ा सा मनोबल भी टूटता है कि अगर एक बार कह दी तो दोबारा ये नहीं कह पाएगी। इसी तरह से जब हम सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं, दफ्तर में कहीं होते हैं, किसी मीटिंग में बैठे होते हैं, तो अगर कई अपने दिल में जो बात आई है, हो सकता है वो बहुत अच्छी हो, लेकिन कहने का अंदाज आपका उतना बेहतर ना हो, तो लोग बुरा मान जाते हैं कि आपने ये बात कैसे कह दी। लेकिन देखना चाहिए कि पड़ताल करें कि इसके कहने का मंतव्य क्या है, कहने का आशय क्या है। और इसी तरह से अगर आपके मन में कोई व्यथा है जिसकी वजह से आपको कोई तकलीफ हो रही है, तो उसे दूर करने के आप बहुत सारे उपाय हैं जिन्हें अपना सकते हैं। अपने मन की कोई काम करिए, जैसे आपको पेंटिंग, संगीत, नृत्य या किसी कलात्मक गतिविधि से जुड़कर खुशी मिलती है तो वो करिए, ध्यान करिए। और क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है भाई, लोग मोबाइल से, इंटरनेट से बहुत जुड़ गए हैं, तो लोग ब्लॉग बनाने लगे हैं और अपने बहुत सारी दिनचर्या को या बहुत सारी मन की बातों को, जिसमें आपकी खुशी भी हो सकती है और मन का कोई दर्द भी हो सकता है, तो उन्हें आप एक ब्लॉग के ज़रिए पोस्ट भी कर सकते हैं। और इसमें कई बार लोगों को सच्ची राह भी मिल जाती है। तो व्लॉग के जरिए जब लोग जुड़ते हैं आपसे और आपके साथ में, हो सकता है उनके ही जैसी समस्या से अगर वो जूझ रहे हैं, तो अपनी बात को साझा करके हो सकता है आपको समाधान मिल जाए आपके मन की व्यथा का। और जो भीतर का दर्द होता है, भावनात्मक, मानसिक रूप से आपको बहुत परेशान करता है, प्रभावित करता है। इसलिए किसी भी बात को मन में रखने की बजाय उसे व्यक्त करना बहुत ज़रूरी है, वरना मन में जो बात रह जाती है दर्द के रूप में बाहर आती है। और जब हम लोग खेल खेल में कहते हैं चलो कैरम खेलते हैं, या फिर दोस्तों के साथ वक्त गुजारने और बच्चे अपने मनोरंजन के लिए कैरम खेलते हैं, और बड़ा आसान खेल होता है। कहीं भी आप कैरम बिछाइए और खेलने लगिए। उसमें चीटिंग भी थोड़ी बहुत होती है, बेईमानी, उसमें लोग ज्यादा आनंदित होते हैं। तो कैरम खेला है आपने? बहुत बार खेला है, लेकिन एक प्रतिस्पर्धा के रूप में नहीं, सिर्फ मनोरंजन के तरीके से ही खेला है। और बहुत पुराने जमाने से शौकिया तौर पे भी खेले जाने वाला खेल है। लेकिन अचानक में जो अन्य लोकप्रिय खेल हैं, जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल, उनकी तरह ये खेल भी बहुत लोकप्रिय हो रहा है और भारत के पसंदीदा खेलों में शामिल कराने का श्रेय भी से जाता है। और हम कह सकते हैं काफी हद तक रश्मि कुमारी का नाम भी इसमें शामिल है, जो कि बिहार की रहने वाली है। और इसीलिए तो हम बात कर रहे हैं कैरम की। रश्मि कुमारी के बारे में आज हम अपनी सखियों और सखाओं को जानकारी दे रहे हैं। अपनी उंगलियों का जादू और सटीक निशाना लगाकर लोगों के दिलों पर राज करने वाली बिहार की लाडली, जो ऐसे समय विश्व विजेता बनी जब वो गर्भवती थी। रश्मि कुमारी की गिनती विश्व के शीर्ष खिलाड़ियों में की जाती है। रश्मि ने कैरम में देश विदेश में बहुत सारे पुरस्कार अपने नाम किए। रश्मि को कैरम का खेल ममता जी विरासत में मिला। उनके पिता एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम खिलाड़ी हैं और भाई भी कैरम खेलते हैं। बस फिर क्या था, रश्मि ने भी स्ट्राइकर थाम लिया और आज वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जहां उन्होंने क्रिकेट के प्रति दीवानगी उनकी अधिक रही, तो वहां अपनी पहचान कुछ हटकर बनाने की उन्होंने शुरुआत की। और शुरू में जिला स्तर पर पटना में खेला उन्होंने और फिर अपना नाम बनाया। इसके बाद उन्होंने ठान ली कि मुझे इसी में अपना करियर बनाना है और नतीजा कुछ ही समय में उनको मिलने लगा। उन्होंने एक के बाद एक न जाने कितने अलग अलग राज्यों में जो प्रतियोगिताएं आयोजित होती थी, उन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और कैरम पर पुरस्कार जीते। रश्मि कोई ऐसी खिलाड़ी नहीं थी जो सिर्फ नेशनल स्तर पर खिताब जीतकर संतुष्ट हो जाती। उनके इरादे कुछ और ही थे। उन्होंने पहले 1999 में मलेशिया ओपन का खिताब जीता। उसके बाद दिल्ली में आयोजित तीसरे विश्व महिला कैरम चैंपियनशिप का भी खिताब जीता। 2001 में इंग्लैंड में हुए वर्ल्ड कप का खिताब भी उन्होंने जीता।
और इसके पहले भी वो बड़े खिताब जीत चुकी थी। नेशनल स्तर पर हुए टूर्नामेंट में रश्मि ने 2004, 2005, 2007, 2010, 2014 लगातार जाने कितनी बार जीत के झंडे गाड़े हैं। और बिहार राज्य सरकार से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है बिहार की इस बेटी ने। और उन्होंने 10वें, 15वें और 17वें सार्क देशों के बीच खेले जाने वाले कैरम की जो प्रतियोगिताएं होती है उसमें चैंपियनशिप का खिताब भी जीता। 5वें और 6ठे ICF कप कैरम चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। 2008, 2012 में भी ये खिताब उन्होंने अपने नाम किया। रश्मि कुमारी का कैरम के प्रति इतना जुनून था, मानो उन्होंने ठान लिया था कि कैरम का कोई भी खिताब हर हाल में जीतना ही है। तभी उन्होंने 2007 में दूसरे एशियाई कैरम चैंपियनशिप का खिताब भी अपने नाम किया। इसके ठीक अगले साल ही तीसरे एशियन कैरम चैंपियनशिप का खिताब भी उन्होंने जीता। बिहार की ये लाडली बेटी अपने सारे खिताब जीतने के बाद भी कहाँ संतुष्ट होने वाली थी। रश्मि ने साल 2012 में श्रीलंका में आयोजित 6ठे विश्व कैरम चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। कहते हैं ना, एक कहावत है, शेर के मुंह जब खून लग जाता है तो शिकार करना उसकी आदत में शुमार हो जाता है। और रश्मि ने भी शायद कुछ ऐसा ही किया। साल 2014 में मालदीव्स में आयोजित 4थे वर्ल्ड कप में कैरम चैंपियनशिप का खिताब एक बार फिर से उन्होंने अपने नाम किया। और ये उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने इस खेल के सफर को अकेले तय नहीं किया, बल्कि उन्हें सरकार की तरफ से भी बहुत सारी जो भी संभव सहायता हो सकती थी वो मिलती रही। चाहे टूर्नामेंट में भागीदारी लेने के लिए आर्थिक सहायता हो या किसी प्रायोजक की जरूरत उनको पड़ी हो। जब उन्होंने टूर्नामेंट जीते तब उनको सरकार की तरफ से न जाने कितने एक के बाद एक पुरस्कारों से नवाजा जाता रहा। रश्मि कुमारी ने कोलंबो में आयोजित महिलाओं के 6ठे कैरम वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीत हासिल की है। रश्मि अपनी खेल प्रतिभा से विश्व चैंपियन एस अपूर्व को भी मात दिया। कैरम में शानदार खेल का प्रदर्शन करने वाली रश्मि कुमारी को 1995, 1996, 1997 में अंबेडकर स्पोर्ट्स अवार्ड से भी नवाजा गया। साल 1999 में स्वामी विवेकानंद यूथ अवार्ड से सम्मानित किया गया और बिहार सरकार स्पोर्ट्स अथॉरिटी की ओर से भी उन्हें सम्मानित किया गया। बिहार से चलकर विश्व में बहुत सारे खिताब अपने नाम कर चुकी रश्मि अभी ONGC में HR एग्जीक्यूटिव के पद पे काम कर रही हैं और दुनिया में जो शीर्ष खिलाड़ी हैं उनमें इनका नाम आता है। कैरम भारत का पसंदीदा खेल को शामिल करवाया और ये श्रेय हम कह सकते हैं कि रश्मि कुमारी को जाता है। और ये उनकी प्रतिभा का ही कमाल है कि आज बिहार में कैरम जैसे खेल को भी लोग मनोरंजन के तौर पर ही खेलते हैं, लेकिन अब गंभीरता से इसमें करियर बनाने की दिशा में भी बहुत सारे खिलाड़ी सोच रहे हैं और सरकारी सुविधाएं भी इन खिलाड़ियों को मुहैया होने लगी हैं और कैरम की जो लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, अब कह सकते हैं कि करियर बहुत सारे लोग शायद बना लें इसमें। आज रश्मि कुमारी देश की सबसे कुशल महिला कैरम खिलाड़ी हैं। घर परिवार, नौकरी और खेल में संतुलन बनाकर रश्मि लगातार सफलता के झंडे गाड़ रही हैं। कैरम का खेल जिसने रश्मि को एक अलग पहचान दिलाई, इस पर वे गर्व महसूस करती हैं। और वो ये भी कहती हैं कि जिस तरह से उन्हें खेल जगत में आगे बढ़ने के लिए अपने परिवार का पूरा समर्थन मिला, साथ मिला, योगदान मिला, अगर हर बेटी को इस तरह से समर्थन मिले, साथ मिले, तो शायद हर बेटी देश का नाम रोशन कर सकती है। और वो देश की बहुत सारी बेटियों के लिए एक प्रेरणा है। बस उन्हें सही मार्गदर्शन मिले तो वो भी ऊंची उड़ान भर सकती हैं। के साथ हमारा और श्रोताओं का यूं ही बना रहे, ये तो हम सब हमेशा यही कहते हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जब हम मन की बातें कर रहे थे कि मन की बात निकालते, तो हमारे एक श्रोता की टिप्पणी ही लिखा है कि रहीमन निजमन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुन ठिलई हैं लोग सब बांट निलई हैं कोय। अब कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि मन की बात मन में ही रखें और कोई क्योंकि बांट नहीं लेता, लेकिन अब समय बदल गया है। अब लोग मन की बात सुनते हैं तो बांटने की कोशिश तो करते हैं। आप अपने मन की बात साझा करके तो देखिए, हो सकता है आपका कोई साथी ऐसा मिले, कोई साझेदार ऐसा मिले जो आपके मन की बात को साझा कर ले। मैं अपने मन की एक बात बताऊं आपको। जब हम सफाई की बात करते हैं, कहीं सफाई की कल्पना करते हैं, तो एक शहर है जो मेरे दिमाग में हमेशा आ जाता है और वो शहर है इंदौर। ऐसे ही एक और शहर चंडीगढ़ है और बेंगलोर का भी नाम बहुत लिया जाता है स्वच्छता के मामले में। तो जब इंदौर के रहवासी इस चीज में इतना सहयोग दे सकते हैं, सिर्फ प्रशासन अकेले ये काम नहीं कर रहा, प्रशासन तब अपना काम कर पाता है जब वहाँ के जो
रहने वाले लोग हैं वो अपना पूरा सहयोग देते हैं। निजी स्तर पर बिल्कुल, उस शहर की साफ सुथरी जो व्यवस्था है, शायद हर जगह उसकी मिसाल दी जाती है। जब हम जाते हैं उस शहर में तो हमारा मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। वहाँ की चाहे गलियाँ हो, कोई पार्क हो, यहाँ तक कि चाहे कोई नाले नालियाँ हो, हर चीज़ की बड़ी साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। तो हर शहर को इस तरह से साफ सुथरा बनाया जा सकता है और इसके लिए हमारे सहयोग की ज़रूरत है। खास तौर पे जब हम किसी पब्लिक प्लेस, हम अपना घर तो साफ कर लिया, या हो सकता है अपनी बिल्डिंग को भी साफ कर लें, अपनी सोसाइटी को साफ कर लें, लेकिन जब हम किसी सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं तब वहां हम क्यों कचरा फैला कर आते हैं, ये हमें निजी स्तर पर सोचना होगा। बिल्कुल। और जब कभी ये मौका है कि साफ सफाई में मदद करने के लिए जो अभियान चलाए जाते हैं, उन अभियान में भी हिस्सा ले लें तो भी आपकी जो इंद्रियां हैं जागृत हो जाती हैं कि हाँ, हमें सफाई करनी चाहिए। कई बार लोगों का ध्यान नहीं जाता, तो ऐसे अभियान में आप जरूर शामिल हो। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि स्वच्छता केवल एक आदत नहीं बल्कि स्वस्थ और विकसित समाज की पहचान है। जब हम अपने आसपास सफाई रखते हैं तो न केवल सुरक्षा से बचते हैं बल्कि एक सुखद माहौल भी बनता है और मानसिक शांति को भी प्रभावित करते हैं। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि जहां एक स्थान का उपयोग कई लोग कर रहे होते हैं वहां बीमारियों और संक्रमण के फैलने का जोखिम सबसे अधिक होता है। सार्वजनिक स्थानों को साफ और स्वच्छ रखने के लिए जागरूक प्रयास और व्यक्तिगत स्वच्छता को बनाए रखने वाले व्यक्तियों को शामिल करने से समुदायों और में विकास और जीवन में गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हो सकते हैं। एक श्रोता ने बहुत लंबी सी टिप्पणी लिखी है, लेकिन हम बहुत संक्षिप्त बता रहे हैं बात कि इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है कि जब हम सार्वजनिक स्थल की बात करते हैं तो अपना योगदान वहां दे सकते हैं। गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, बहुत सारे लोग घूमने जा रहे हैं। हम घूमने जाते हैं तो क्या कहते हैं कि सारा कचरा, सारा पॉलीथीन जहां घूमने गए वहीं फेंकते हैं। आप क्या कीजिए, एक एक्स्ट्रा थैला ले जाइए जिसमें जितना भी कचरा है, जितना भी आपके पास खाने पीने के बाद पॉलीथीन है, जो पॉलीथीनें हैं, उसमें कचरा रख लीजिए और उन कचरे को उसे पॉलीथीन में रास्ते में आते समय अगर आपको कहीं भी डस्टबिन दिखे तो उसे वहां 10 दिन के अंदर डाल दीजिए। हम ये कहते हैं कि जहां घूमने गए हैं वहां की इमारत को गंदा किया आपने, जो थूकने की आदत है वो थूकने की आदत से गंदगी फैलाते, ये मत कीजिए। और अब तो लोग अपनी गाड़ियों में भी कचरे का छोटा डब्बा रखने लगे हैं। तो इसी तरह से एक और बड़ा अच्छा संदेश है कि ये पाया गया है कि नागरिक अपनी जिम्मेदारी से मुकर जाते हैं स्वच्छता को लेकर। कहीं घूमने जाते हैं तो पैकेट डाल देते हैं, कहीं तंबाकू से भरा हुआ मुंह अगर आपका है तो कहीं भी थूक देते हैं। सुबह सवेरे जब अपने कुत्तों को लेकर निकलते हैं तो रास्ते पर ही उनका मल त्याग करवाते हैं। तो ये चीज़ें सही नहीं है।